जी, एनएचपीसी को लेकर हम आज जो दिन भर हम सरकारी कंपनियों पर फोकस कर रहे हैं, उसमें उसमें सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं एनएचपीसी को अपने बुल वर्सेस बेयर सेगमेंट में। क्योंकि एनएचपीसी की अगर बात करें, हम दोनों साइड के फैक्टर्स आपके सामने रखेंगे, कुछ मंदी के तर्क होंगे और कुछ तेज़ी के भी तर्क आपके सामने रखेंगे। उसको देखते हुए आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि एनएचपीसी में आगे शेयर्स में क्या करना चाहिए, और फिर हमारे एक्सपर्ट भी उसमें मदद करेंगे। तो एनएचपीसी के अगर स्टॉक को देखें तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखा शेयर में। पिछले एक महीने में 12% ही चल चुका है ये स्टॉक, और पिछले एक साल में 100% से ज़्यादा की तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली है। अब तेज़ी के पीछे वजह क्या थी? इस कंपनी के पास अगर बात करें तो 7000 मेगावाट क्षमता के साथ देश की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर कंपनी है, और भारत की कुल हाइड्रो पावर क्षमता का अगर देखेंगे तो 15% केवल एनएचपीसी के पास ही है। तो अब आप समझ सकते हैं कि सरकार जिस तरीके से लगातार ग्रीन एनर्जी पर फोकस कर रही है, उसमें एनएचपीसी एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि कंपनी हाइड्रो पावर में तो है ही, लेकिन कि बाकी पूरा जो पोर्टफोलियो है, 100% पोर्टफोलियो है, वो ग्रीन पोर्टफोलियो ही है। अब धीरे धीरे कंपनी सोलर और विंड में भी अपना क्षमता विस्तार कर रही है। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में कंपनी का ओएफएस भी आया, जिसके बाद हमने शेयर में शानदार तेज़ी भी देखी थी। इस ओएफएस को भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, जिसमें कि सरकार ने ओएफएस के जरिए 3.5% हिस्सेदारी बेची। इस ओएफएस की खबर के चलते भी हमने देखा कि स्टॉक में तेज़ी दिखी है। अब ये तो कुछ तेज़ी के तर्क हुए। अब अगर मंदी के तर्क की बात करें तो तीसरे तिमाही के नतीजों ने कुछ निराश किया है, जिसके बाद हमने शेयर में गिरावट भी देखी। मुनाफा 19% गिरा, और इसके पीछे की वजह ये थी कि इंसेंटिव कमज़ोर थे, जनरेशन में कमी देखने को मिली, और खर्च भी बढ़े कंपनी के, जिसकी वजह से हमने नतीजों में कमज़ोरी देखी। इसके अलावा कंपनी के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में शटडाउन भी देखने को मिला। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में भी देरी हो रही है, जिसमें कि सुबनसिरी लोअर और पार्वती 2 जो कि इनके बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो उनके भी कमीशनिंग में देरी हो रही है, और अब वो टल चुके हैं, और माना जा रहा है कि FY25 तक इनकी कमीशनिंग शुरू होगी, जिसकी वजह से कंपनी के काफ़ी बड़े बड़े प्लान्स थे, उसमें देरी हो रही है। इसके अलावा कोटक सिक्योरिटीज़ नतीजों के बाद कुछ ब्रोकरेज की तरफ से डाउनग्रेड भी आए हैं, और कोटक सिक्योरिटीज़ ने रेटिंग ऐड से घटाकर बिकवाली की दे दी है तीसरे तिमाही के नतीजों के बाद। तो ये कुछ मंदी और तेज़ी के तर्क हमने आपके सामने रखे एनएचपीसी से जुड़े। ठीक है, कोशिश करेंगे हम हर एक घंटे में एक ना कि एक ऐसा स्टॉक लेके आएँ और जिसके बारे में हम थोड़ा पता करते रहें कि इन शेयर्स के अंदर करना क्या है, ताकि दोनों तर्क सर रहें। ऐसा नहीं हो कि हम एक तरफा हो जाएं, बियर्स ही हो जाएं या बुल्स ही हो जाएं। आपको पता होना चाहिए कि रैशनैलिटी क्या है, और उसके बाद उस पर आपको ज़रा रिकमेंडेशन भी मिल जाएगी। कपिल, आप ज़रा एनएचपीसी को चेक कीजिए, अभी 2% ही नीचे है, 2-3 दिन में काफ़ी टूट चुका है। फंडामेंटली रीजंस हमने सब सामने रख दिए, प्लेट्स चलती रहेगी। अब हमको टेक्निकली चेक करके बता दीजिए क्या करना चाहिए। आज वैशाली ने हमको ऑलरेडी प्लस करने के लिए बोला है, इसमें 92 का टारगेट है, 75 का उन्होंने स्टॉप लॉस दिया था। जरा आप भी बता दीजिए। जी देखिए मेरा अप्रोच क्या होता है कि जब भी आपकी कोई बेयर कैंडल बन जाती है, स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल जहां पे आपके 6 से 7% 8% की डिक्लाइनिंग मोमेंटम एक ही दिन में आ जाती है, तो नॉर्मली ऑन अ कमिंग डे वहां पे कुछ डेट के बाउंसेस भी हो सकते हैं। तो जो कैंडल का मिडिल पॉइंट होता है ना, तो वहां तक मैं जो जो व्यू मेरा बनता है वो जो प्रीवियस ट्रेंड था वहां पे ही मैं रखता हूँ। तो लेट्स से कि 83 के लेवल पे है, तो अभी भी 87 के लेवल के नीचे जब तक सस्टेन करता है, जो कि मिड पॉइंट ऑफ द प्रीवियस स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का एक रेड कैंडल का जो मिड पॉइंट है, तो उसके नीचे मैं उसको दबाव में ही मानूंगा। 87 के ऊपर जब भी जाएगा तभी कुछ अगर इसमें पॉजिटिव व्यू बनेगा, और उसके बाद में 95 के अपसाइड मोमेंटम है। तो थोड़ा सा कंडीशनल अप्रोच है, 86 87 के ऊपर एक पॉजिटिव व्यू है इसका।